Hello students, hope you all will be fine. Today the topic we will discuss is motivation. We will discuss what is motivation and explain different motivational theories. How a person is motivated and how a person is demotivated. So we will discuss first what is motivation. Motivation is the process of arousing and sustaining goal-directed behavior. यानी मोटिवेशन कहते हैं कि जब आपके पास एक ऐसा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो, यानी आपने अपना एक गोल सेट किया हो और उसी की तरफ आप आगे मुसलसल बढ़ रहे हैं और आपने मेंटेन किया हुआ है अपने मोटिवेशन को, यानी आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप यानी पटरी से नहीं उतर रहे, बल्कि आपका जो सारी तवज्जो है, जो सारा फोकस है, जो सारी एनर्जी है, आपने अपने उसी गोल की तरफ है, तो दैट इज़ मोटिवेशन। मिसाल के तौर पर आपकी ये मोटिवेशन है, आपने ये गोल सेलेक्ट किया है कि मैंने इस सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं। आई हैव टू गेट मोस्ट ऑफ मार्क्स, आई हैव टू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। सो नाउ दिस इज़ योर गोल। अब आप सुबह उठते हैं, आप अपना लेक्चर यानी उसको देखते हैं, उसको याद करते हैं, या अभी जो आज टीचर ने जो लेक्चर पढ़ाना है आपने पहले उसे देख लिया कि आज टीचर ने क्या पढ़ाना है। फिर आप जब क्लास में आते हैं तो आप यानी क्लास में मुसलसल गौर से अपने टीचर को सुन रहे होते हैं कि अभी ये टीचर क्या कह रहा है। आप नोट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से उसको बना रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, यानी आप अपनी मैक्सिमम टाइम अभी अपने स्टडी को दे रहे हैं। सो दिस इज़ योर प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एंड सस्टेनिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी यू आर motivated towards your goal. So this all behavior is your motivation. For example, आपने क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए आपको पता है कि आपकी जो फिज़िक है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको रनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका वेट कम होना चाहिए। तो आप सुबह सवेरे उठते हैं, आप ग्राउंड में जाते हैं, वर्जिश करते हैं, फिर आप इन्हें अपना बैट बॉल भी आप अपने साथ ले जाते हैं, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो सारा जो आप इन्हीं लगे होते हैं, महीनों हफ्तों लगे होते हैं इसी प्रोसेस में, तो ये इसको कहते हैं मोटिवेशन। क्योंकि आप मुसलसल आपने एक गोल डायरेक्टेड, आपका एक गोल सेलेक्ट हुआ है और आप उसी की तरफ आपकी जो सारी तवज्जो है, जो सारी एनर्जी है उसी की तरफ है, आप इधर उधर नहीं भटक रहे। सो दिस इज़ मोटिवेशन। Now there are three groups of motivational theories, यानी हम मोटिवेशन कहाँ से लेते हैं। So the first one is internal. Internal suggests that variables within the individual give rise to motivation and behavior. यानी मिसाल के तौर पर कि जो इंडिविजुअल होता है, जो एक इंसान होता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन होती है। यानी मैंने आपको मिसाल दी कि आपका ये मोटिवेशन है, आपका ये गोल है कि आपने फर्स्ट आना है। तो ये जो गोल है ये आपके अंदर से मोटिवेट हुआ है, यानी आप खुद आप एक दिन आपने सोचा कि नहीं, यानी अभी मैं ये किस तरह पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं मुझे तो फर्स्ट आना है, मैं तो अभी 5th पोजीशन मैंने ली है, मैंने तो अभी फर्स्ट आना है। यानी आप अपने अंदर आपको मोटिवेट किया गया है, आप मोटिवेट हुए हैं। तो दिस इज़ योर इंटरनल फीलिंग्स और इंटरनल मोटिवेशन। एग्जाम्पल इज मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, अभी ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एंड प्रोसेस, द सेकंड वन इज प्रोसेस एम्फेसाइज द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। यानी किसी चीज़ का एक प्रोसेस इस तरह होता है कि आप उससे मोटिवेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने देखा कि जो क्रिकेटर है उनको पैसा उनके पास आ रहा है, उनको शोहरत भी मिलती है, उनकी और भी इज़्ज़त वगैरह है। तो अभी ये जो प्रोसेस है जो क्रिकेटर बनने का, या जो क्रिकेटर जो बने हैं उनको देख के आपके अंदर मोटिवेशन आई है। तो दिस इज़ द प्रोसेस, यानी आपको इस प्रोसेस से मोटिवेशन आप में आई है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सटर्नल फोकस ऑन एनवायरमेंटल एलिमेंट्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर। यानी आपका जो फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है आपका, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं, लेकिन उसका जो टीचर है वो इस तरह से पढ़ा रहा है कि वो आपको मोटिवेट करता है, यानी वो
मेहनत इस तरह वो टीचर इतना करता है कि वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे भी इस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ना है। तो ये जो है एनवायरमेंटल फैक्टर, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी उस सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा हासिल करने के या उस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ने के, लेकिन जो टीचर है उसने आपको इतना मोटिवेट किया है, वो टीचर खुद इतना मेहनत कर रहा है, वो टीचर खुद आपको इस तरीके से पढ़ा रहा है कि उससे आप मुतासिर हुए हैं। तो दैट इज़ दी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच मोटिवेट यू। Example of this is two-factor theory, which will be studied later. Okay, so the first theory is and motivational theory is Maslow's hierarchy of needs. Hierarchy कहते हैं नहीं आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं या टॉप से बॉटम की तरफ, यानी आप एक सीक्वेंस में किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो जो Maslow's hierarchy of needs है, here we goes from the lowest to highest order। यानी मेज़लो के मुताबिक इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो किस तरह पूरी होती है। यानी पहली ज़रूरत उसकी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका खाना पीना, इन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसके बगैर जीना नामुमकिन है, वो जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। और वो कहता है कि पहले ये नीड्स पूरी होगी फिर इंसान दूसरे स्टेज की तरफ जाएगा। तो जो दूसरा स्टेज है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी फिर जब आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हुई फिजियोलॉजिकल, फिर आपने सेफ्टी, यानी आपके पास खाना भी है पीने के यानी सब कुछ है, अभी आपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है, आपको अभी सेफ्टी क्या है जहाँ पे आप यानी आपके मुकम्मल सिक्योरिटी हासिल हो, आपको कोई थ्रेट हासिल ना हो, आपके बच्चे आपकी बीवी वहाँ पे आसानी से सही ज़िंदगी गुजार सके। तो फिर आपकी सेफ्टी की नीड्स यानी वो आती है। और सेफ्टी के नीड्स के बाद आपकी सोशल नीड ने, फिर आपको दोस्तों की भी ज़रूरत होती है, आपको एक अपोजिट जेंडर की भी ज़रूरत होती है यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ताकि आप उसके साथ यानी अपनी ज़िंदगी को यानी गुजार सके। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में, आप यानी एक अच्छे महफिल में, एक अच्छी महफिल आपके साथ हो जहाँ पे आप अपनी बातें शेयर कर सके। तो वो जो है फिर आपकी सोशल नीड्स वहाँ पे आती है। आपको फिर लव की ज़रूरत पड़ती है ताकि दूसरे भी आपसे मोहब्बत करें, आप भी किसी से मोहब्बत या प्यार करें। फिर जो चौथा है लव के सोशल नीड्स के बाद एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स यानी आपकी जो कॉन्फिडेंस वगैरह है कि आप ये कह सके कि हाँ आई कैन डू दैट, या आई हैव द एबिलिटी, आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट थिंग। तो फिर आप में ये नीड्स आती है। जब आपकी ये तीनों नीड्स फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी या सोशल नीड्स आपकी पूरी होती है, फिर आप में इतना एस्टीम, इतना कॉन्फिडेंस आप में आता है कि आप ये कह सके कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ जो दूसरे कर रहे हैं। फिर जो पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स अपने आप को पहचानना, अपने आप को उस सबसे बुलंद दर्जे तक पहुंचाना, जिसको मेज़लो कहता है कि ये बहुत कम लोग इस दर्जे तक पहुंचते हैं, या इस दर्जे तक पहुंचना या बाज़ औक़ात यानी मुश्किल, बहुत नामुमकिन किस्म का होता है। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड्स है वो भी एक किस्म की एक नीड है मेज़लोज़ हायरार्की के मुताबिक, और इस सब पे सबसे टॉप पे है। यानी आपकी जो बाकी चारों नीड्स पहले पूरी होंगी फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ यानी पहुंचेंगे। फिर आपको ये सही अपना जो ज़िंदगी का मकसद है, जो असल मकसद है, फिर वो आपको पता लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी में या मुझे ज़िंदगी किसने दी है, क्यों दी है, और मैं क्यों इस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये जो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में ये सब चीज़ें आएंगी। अच्छा, फिर है मोटिवेशनल थीरीज एक्स एंड वाई। थ्योरी वाई के मुताबिक यानी उसमें थ्योरी वाई में जो वो चीज़ें हैं जो सोशल एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के इंडिविजुअल्स किस तरह यानी हायर ऑर्डर नीड्स से मोटिवेट होता है। जो हायर ऑर्डर नीड्स है, जो सोशल नीड्स है, एस्टीम नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसमें उन चीज़ों के बारे में थ्योरी वाई में उन चीज़ों के बारे में इन्हें वो बताया गया है या उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन की गई है कि किस तरह जो इंडिविजुअल है उसको हमने किस तरह मैनेज करना है कि वो मोटिवेट हो हायर ऑर्डर नीड्स से। और थ्योरी एक्स इज अ सेट ऑफ एजम्पशंस ऑफ हाउ टू मैनेज इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड बाय लोअर ऑर्डर नीड्स। वो इंडिविजुअल्स जो लोअर ऑर्डर नीड्स है, जो सिर्फ फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिनका बुनियादी मसला होता है, उनसे जो इंडिविजुअल्स मोटिवेट होते हैं उनको हमने किस तरह मैनेज करना है। थ्योरी वाई में जो हायर ऑर्डर नीड्स है उनसे एक बंदा मोटिवेट होता है तो हमने उन बंदों को किस तरह मैनेज करना है। थ्योरी एक्स में जो लोअर ऑर्डर नीड्स है उनसे एक बंदा मोटिवेट होता है तो हमने उनको किस तरह मैनेज करना है।
इसमें हम पढ़ेंगे मैकग्रेगर्स। इसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो मैकग्रेगर के मुताबिक जो थ्योरी वाई के तिरवाए जो पीपल है यानी उसके में जो लोअर ऑर्डर नीड से मोटिवेट होते हैं, तो उनको इन्हें मैनेज किस तरह किया जाता है। द फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट एंड पेसियो एंड रेजिस्टेंट बिहेवियर्स, दे आर नॉट इनहेरेंट। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो तिरवाए के लोगों के लिए, जो इंडिविजुअल्स के लिए जो लोअर ऑर्डर नीड से मोटिवेट होते हैं, उनके लिए वो पेसियो एंड रेजिस्टेंट, वो फिर बिहेवियर उसका रेजिस्टेंट होता है, यानी मुजाहमत वगैरह होता है। वो फिर नए एक्सपीरियंसेस को इतनी आसानी से कबूल नहीं करते या ऑर्डर्स को इतनी आसानी से वो फिर फॉलो नहीं करते। वो पेसियो इतने एक्टिव नहीं होते। दे आर नॉट इनहेरेंट। यानी इनहेरेंट मतलब यानी वो कोई उनको कोई इन्नेट किस्म की इनमें कोई इतनी एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं होती। The next one is motivation, development, potential, capacity for assuming responsibility, readiness to direct behavior toward organizational goals are present in people. कि इन लोगों में जो तिरवाए में जो लोग आते हैं मैकग्रेगर के मुताबिक, उनमें एक मोटिवेशन होती है, उनमें एक पोटेंशियल होती है कि वो आगे बढ़ सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सही तरीके से पूरी कर सके। उनके जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन ने महीने के आखिर तक उनके क्या क्या गोल सेट किए हैं, तो उनकी जो सारी जो परफॉर्मेंस है वो उसी बेस पे होती है। मैनेजमेंट जो टास्क होते हैं उसमें वो कुछ कंडीशन, कुछ ऑपरेशन, कुछ प्रोसीजर जब आप उनको देंगे तो वो आसानी से फिर उसको निकल सकेंगे। जो एक्स वाले जो इंडिविजुअल्स हैं जो हायर ऑर्डर नीड्स से मोटिवेट होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स, उनमें एम्बिशन की कमी होती है। उनका कोई एम्बिशन, कोई मसला, कोई मकसद वगैरह नहीं होता। वो जिम्मेदारी को भी आसानी से कबूल नहीं करते। वो जिम्मेदारी से उनको पसंद नहीं कि उस पर कोई बोझ डाला जाए, कोई जिम्मेदारी उन पर डाली जाए। और वो लीडिंग, उनको बस ये पसंद है कि वो दूसरों को लीड कर सके। सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको जो सारी चीज़ें होती है वो अपने इर्द गिर्द उनके उन चीज़ों को देखते हैं कि उनकी उनमें क्या फ़ायदा होगा। हर चीज़ को अपनी नज़र से देखते हैं, अपने जाविये से देखते हैं, दूसरों के जाविये से नहीं देखते कि शायद ये मुझे तो ठीक है लेकिन उनको मसला होगा, लेकिन नहीं, इनको कोई मसला नहीं होता। ये बस सारी चीज़ों को अपने ही जाविये से देखते हैं। अपने आप को इन्होंने एक स्टैंडर्ड, एक सेंटर के तौर पर लिया होता है और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को उससे चलाते हैं। नेचुरली रेजिस्टेंट टू चेंज, और ये जो है इन्हें चेंज को, किसी भी नई चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में इतनी आसानी से कबूल नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट उसकी तरफ होते हैं। अच्छा, एक और थ्योरी है एल्डर्फस ERG थ्योरी। E stands for existence, R stands for relatedness, and G stands for growth. So this is Eldorf's ERG theory. So in existence, the first two lower order needs are include, and that are the physiological and safety and security needs, which we study now in Maslow's hierarchy theory of needs. So there is no need to repeat that again. And the relatedness, social needs and esteem needs, these are included, and relatedness, and growth, esteem and self actualization. So these are the needs according to Eldorf's ERG theory. He divided the 5 needs of Maslow into three groups. So you can say the first is existence, the second one is relatedness, the third one is growth. In existence, psychological and safety and security needs are included, and relatedness, social and esteem, and growth, esteem and self actualization. Another theory is McClelland's need theory. In a need for power, the first need for any human being to motivate himself or others is need for power. These kind of individuals manifest need that concerns an individual's need to make an impact on others, influence others, change people or events, and make a difference in life. यानी जो वो बंदे जिनकी जो ज़रूरत उनको पावर की चाहिए होती है, तो वो किस किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं? उनका जो बुनियादी मकसद होगा वो कहेंगे कि हम दूसरे को इम्पेक्ट कर सके,
यानी उन पे कोई असर डाल सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके। यानी वो अपने यानी बाज़ ऐसे किस्म के यानी दोस्तों में होते हैं जो कि हर यानी आप यानी ट्रिप में, मिसाल के तौर पर आप एक ट्रिप अरेंज करें, आप एक और यानी पार्टी वगैरह अरेंज करें, तो कुछ दोस्त इस तरह होते हैं जो कि कहते हैं कि हम जो कहते हैं यानी हम जिस तरह इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं बस उसी तरह बाकी लोग भी करें। वो यानी अपने जो फैसले हैं वो दूसरों पे यानी लागू करते हैं कि हमने जो फैसला किया है, हमने जो फैसला लिया है, बस आप लोग भी उसी को कबूल करें। चेंज पीपल आर इवेंट्स, वो दूसरों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। यानी एक बंदा मेरे मुताबिक नहीं है, मैं जिस तरह का बंदा चाहता हूँ, जिस तरह का दोस्त चाहता हूँ, तो जो नीड फॉर पावर वाले लोग होंगे वो बजाय इसके कि अपने आप में भी कोई तब्दीली लाए कि वो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो जाए, बल्कि वो दूसरे बंदे को अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएंगे कि नहीं, आई एम परफेक्ट, यू नीड टू चेंज। सो नीड फॉर पावर पीपल एक्ट लाइक दिस एंड मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। इन दूसरों की ज़िंदगी में वो ऐसी, इन दूसरों के फैसले भी आप कहें कि वो भी उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। एक फ़ैसला मेरा होगा लेकिन जो नीड फॉर पावर का मेरा एक दोस्त है वो कहेगा कि नहीं, आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। द सेकंड नीड इज नीड फॉर अचीवमेंट, मैनिफेस्ट need that concerns individuals issues of excellence, competition, challenging goals, persistent and overcoming difficulties। अच्छा, ये नीड फॉर अचीवमेंट जिसमें होगा तो वो इन्हें मुकाबला करेगा, वो चैलेंजिंग गोल्स इन्हें अपने आप के लिए सेट करेगा, एक मुख्तलिफ इन्हें एक मुश्किल गोल ताकि वो उसको अचीव कर सके। इन्हें जो आम बंदा होगा वो भी इन्हें एक इजी टास्क लेगा, लेकिन जो नीड फॉर अचीवमेंट वाला होगा वो डिफिकल्ट टास्क लेगा। वो उसकी नीड फॉर अचीवमेंट है वो इतनी हाई होती है कि वो चैलेंजिंग गोल्स को लेता है ताकि वो उसको अचीव कर सके, उसको वो ठाप कर सके। परसिस्टेंस होता है, यानी मुस्तकिल मिजाज होते हैं, ये मुसलसल अपने गोल की तरफ, अपने अचीवमेंट की तरफ लगे होते हैं। एंड ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़, और जो डिफ़िकल्टीज़, जो मुश्किलात उस गोल को अचीव करने में उनके सामने आती है वो फिर उनको ओवरकम करते हैं, इन्हें उनको वो फिर इन्हें हल करते हैं कि जो डिफ़िकल्टीज़ उनका मुकाबला करते हैं बजाय इससे कि वो उससे भाग जाए। नीड फॉर एफिलिएशन, a need that concerns an individual's need to establish and maintain warm, close, intimate relationships with other people। अच्छा, अब नीड फॉर एफिलिएशन जिसमें होगा वो दोस्तियाँ बनाने में यानी उसको ज़रूरत होगी, वो दोस्तियाँ इजी अच्छे तरीके से बना सकेगा, वो इन्हें क्लोज रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बना सकेगा, या जो मैरिड लाइफ है वो फिर उनकी इन्हें एक अच्छी होगी। नीड फॉर एफिलिएशन जिनमें होगी, इन्हें उनको रिलेशनशिप बनाना अच्छा लगेगा, या उनको रिलेशनशिप का जो नीड है वो पूरा करना, इन्हें वो उनकी जो सारी एनर्जी है वो इस नीड की तरफ लगेगी ताकि वो लोगों के साथ एक अच्छे एक क्लोज रिलेशनशिप बना सके। This is the summary of the three theories which we discussed here earlier. The first one is Maslow, the second one is of Eldorfer, and the third one is McClelland. Now, what is Herzberg's two factor theory? And the two factors in this theory are, one is hygiene factor and the second one is motivation factor. Hygiene factors include those conditions which are related to dissatisfaction caused by discomfort and pain। यानी वो आप जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें जो आपको इन्हें डीमोटिवेट कर रही है, आपको डिससेटिस्फाई कर रही है, तो वो उसको क्या कहते हैं, हाइजीन फैक्टर हम उनको कहेंगे। मेंटेनेंस फैक्टर, इन्हें हाइजीन फैक्टर अब जहाँ पे नहीं होंगे तो वहाँ पे इन्हें क्या होगा, मेंटेनेंस फैक्टर होगा। यानी वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो हर चीज़ को सही तरीके से मेंटेन कर रहे होंगे, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो इतनी आसानी से उन जॉब को नहीं छोड़ेंगे, वो वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन भी खुद को मेंटेन कर रहा होगा। कंट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयज़ फीलिंग नॉट डिससेटिस्फाइड, और जो एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग है वो भी अच्छी होगी, वो भी एक गुड वेल फीलिंग करेगा जो कि डिससेटिस्फाई नहीं होगा। कंट्रीब्यूट्स टू एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट्स, यानी हाइजीन फैक्टर जहाँ पे नहीं होंगे तो वहाँ पे जो कंप्लेंट, शिकायतें, क्योंकि जहाँ पे अगर कोई मसले नहीं है तो वहाँ पे शिकायत फिर किस बात की, तो वहाँ पे फिर शिकायतें भी नहीं होंगी। मोटिवेशन फैक्टर, वर्क कंडीशन रिलेटेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड फॉर साइकोलॉजिकल ग्रोथ, यानी वो कंडीशंस, वो हालात, वो वाक़यात जो कि किसी भी जहाँ पे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट करे, वो आपको
सेटिस्फेक्शन दिलाए, साइकोलॉजिकल ग्रोथ की, आपकी जो मेंटल ग्रोथ वहाँ पे आपकी अच्छी हो रही हो। तो जॉब एनरिचमेंट, जहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर होगा, देयर विल बी जॉब एनरिचमेंट, यू विल एक्सेल इन देयर जॉब, यू विल परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब, लीड्स टू सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड एफर्ट। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर होगी, आप एफर्ट यानी बहुत ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, यू आर सेटिस्फाइड देयर। Hygiene factors avoid job. So what are the hygiene factors which needed to be avoided and cause job satisfaction null job dissatisfaction? So company policy and administration, this is the first thing which needs an organization. The company policy should be like that they help their employees, and the administration should be cooperative, should give their employee their due space so they can excel in their job, so they can take decisions on their own. So the company policy should be cooperative, so that this is the first hygiene factor which should be avoided. Supervision should be of cooperative type, not that authoritative type, or that that in everything the supervisor interfere with the other employees' work. This will dissatisfy the employees. Interpersonal relations, there should be a good cooperative relations between the employees in an organization. There should be a healthy competition, so that they can enjoy their work. Working condition should be जो वर्किंग कंडीशंस है उनको भी एक अच्छा होना चाहिए, वो भी इस तरह के नहीं कि मिसाल के तौर पर एक जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी एक फैक्टर है कि आपकी वर्किंग कंडीशन में यानी आपको जो सारी किस्म के जो टूल्स है वो आपको अवेलेबल होने चाहिए, आपका जो वर्क है उसके सारे जो है लवाजिमात आपको पूरे करने चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन को। सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी जो एम्प्लॉई है वो मोटिवेट होगा। अगर सैलरी अच्छी नहीं है तो ये भी एक हाइजीन फैक्टर है which will lead to dissatisfaction. Status and security should be given and should be provided to the employees so they can perform their job well. Now what are the motivation factors that increase job satisfaction? Achievement, यानी जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास ये नहीं होना चाहिए कि वो जो अचीवमेंट का यानी उनको एक ऐसा जॉब उनको देना चाहिए ताकि उनमें उसको कोई अचीवमेंट नज़र आए कि मैं अभी मुझे ये टास्क मिला है, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरा एंड गोल ये है, मुझे इसको अचीव करना है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो उनको ऐसे टास्क देने चाहिए जिसमें कोई अचीवमेंट हो और वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके, वो हर वक्त इन जॉब में लगे रहे। अचीवमेंट रिकग्निशन, आप अगर किसी एम्प्लॉय ने एक टास्क मुकम्मल कर लिया तो फिर उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, उसको दूसरी एम्प्लॉयज़ के सामने यानी उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ यू हैव डन वेल, यू हैव परफॉर्म्ड एक्सीलेंट। वर्क इटसेल्फ, यानी एम्प्लॉयज़ को उनको ये देना चाहिए कि वो जो काम है वो अपने तरीके से कर सके, उसको इतनी आज़ादी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कोई जिम्मेदारी गिवन हो, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे एक बंदा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो क्या होगा, वो वैसे ही इन्हें बैठा है, सो इट विल मेक हिम डल। So there should be a responsibility of every employee to do their work. Advancement, there should be you can say a promotion in an organization, promotion policy or advancement in their skills, so it leads to advancement in their social skills and their work skills. Growth, there should be a factor of growth. It can be growth can be यानी हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं कि ग्रोथ किस किस्म की, लेकिन ग्रोथ का फैक्टर भी उनमें होना चाहिए कि उनके स्किल भी उससे बढ़े, उसकी मोटिवेशन लेवल भी बढ़े। सैलरी पे यानी इस पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया है, ये आप पे यानी आप इसका जवाब दें कि सैलरी जो है वो मोटिवेशन फैक्टर्स है या नहीं है। मोटिवेशन हाइजीन कम्बिनेशंस, सो दोज देयर विल बी जिसका हाई हाइजीन फैक्टर्स होंगे,
और हाई मोटिवेशन फैक्टर्स होंगे। तो वहाँ पे मोटिवेशन हाई होगी और शिकायतें भी बहुत कम होगी, क्योंकि जो वहाँ पे जो हाइजीन फैक्टर्स है उनको अवॉइड किया गया है जो कि डिससेटिस्फेक्शन को लीड कर रहे थे। तो हाई hygiene and high motivation will lead to high motivation and few complaints. High hygiene and low motivation will lead to low motivation and few complaints. Low hygiene and high motivation will lead to high motivation and many complaints. And low hygiene and low motivation both will lead to low motivation and many complaints. So these all things should be taken care of if someone is working in an organization, if someone is leading an organization. Expectancy theory of motivation. Three concepts are here. The first one is valence, value or importance placed on a particular reward. यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको बताया गया है कि ये रिवार्ड आपको मिलेगा अगर आपने ये काम किया, तो वहाँ पे आप जो मोटिवेशन, आप इससे मोटिवेशन हो गई, यानी आप उस रिवार्ड को मेन इम्पोर्टेंस देंगे, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप इन उस काम को इतनी मोटिवेशन नहीं देंगे, उस काम को आप अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको बताया गया है कि ये जो रिवार्ड है ये आपको यानी मिलेगा। तो वो जो रिवार्ड होगा अगर वो ठीक होगा, अच्छा होगा, आप उससे सेटिस्फाई है, तो फिर आप यानी उस काम में भी उसमें भी मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर वो रिवार्ड वो इतना वैल्यूएबल नहीं है तो फिर आप उस काम को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। एक्सपेक्टेंसी इज द बिलीव दैट एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, कि आप जो अभी जो एफर्ट डाल रहे हैं उससे कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, इसका कोई ना कोई आउटपुट, कोई ना कोई परफॉर्मेंस इससे जनरेट होगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मैं ऐसे ही एफर्ट कर रहा हूँ, इससे कोई परफॉर्मेंस जनरेट नहीं होगा या इससे कोई आउटपुट इससे नहीं मिलेगा, तो यू विल बी डीमोटिवेटेड। इंस्ट्रूमेंटेलिटी बिलीव दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू रिवार्ड्स। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको ये पता है कि जो परफॉर्मेंस में अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो इससे मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो फिर आपकी मोटिवेशन अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल एक टीचर, आपको पता है कि अगर मैं इसके क्लास में अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, यानी मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, तो फिर आप उसमें मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर टीचर आपको पता है कि उसके सब्जेक्ट में अगर मैं बहुत ज़्यादा भी काम करूं लेकिन मुझे उससे नंबर उस तरह नहीं मिलेंगे, तो फिर आप डीमोटिवेट होंगे, आप फिर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। 3 causes of motivational problems. Believe that effort will not result. अगर आपका ये बिलीव हो, ये यकीन हो कि जो एफर्ट है उससे परफॉर्मेंस नहीं होगा, यानी जो एफर्ट जो मैं कर रहा हूँ वो परफॉर्मेंस को लीड नहीं करेगा, तो फिर ये मोटिवेशनल प्रॉब्लम है, आप डीमोटिवेट होंगे। बिलीव दैट परफॉर्मेंस विल नॉट रिजल्ट इन रिवार्ड, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको पता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे आपको कोई भी रिवार्ड नहीं मिलने वाला, तो फिर आप मोटिवेट नहीं होंगे। द वैल्यू अ पर्सन प्लेसेस ऑन और द प्रेफरेंस अ पर्सन हैज फॉर सर्टेन रिवार्ड्स, यानी जो पहली जो वैलेंस वाली कंसेप्ट है कि आप इन्हें किसी चीज़ पे यानी आप जितना यानी उसको वैल्यू देंगे तो उसी से ही आपकी परफॉर्मेंस उतनी होगी। अगर आप किसी चीज़ को कम वैल्यू देंगे तो आपकी वो परफॉर्मेंस भी इन्हें कम होगी, और अगर आप उस रिवार्ड को वैल्यू ज़्यादा देंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे क्लास। वी विल study in next class emotions. We will study the emotion, what are emotion. So till that's thank you. Assalamu alaikum.